एक दुई तीन चार कोहा। Hey guys, hello, welcome back to our channel. I am Priya. Me Ayushi, together we प्रियाशी। तो जी हम लोग फिर से आ गए आप लोगों के लिए, आप लोगों की फेवरेट धुकुर धुकुर वाली स्टोरी लेकर के। और आज की ये जो कहानी होने वाली है ना, टाइटल एंड थंबनेल के थ्रू आपको जितनी इंटरेस्टिंग लग रही होगी ना, उससे भी 1000 टाइम्स ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। मतलब कब से हमें भी ना हमारे चैनल पर ऐसी ही किसी कहानी का बेसब्री से इंतजार था। ये कहानी ना अपने में ही एक कंप्लीट पैकेज होने वाली है। मतलब इस कहानी में ना आपको हर इमोशंस मिलने वाले हैं, प्यार मोहब्बत, एक्शन, ड्रामा, खून खराबा और हॉरर का तड़का तो होने ही वाला है भाई। उसके बिना तो हम लोग अधूरे हैं। तो चलो ज्यादा देर नहीं करते हैं, फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले रानी, अरे आज हम लोग ना पहली आप लोगों को बता दे रहे, अपनी सीट की पेटी कस के बाद लेना, अपन कोई रिस्क नहीं लेगा, ठीक है। कान में ईयरफोन डाल लो और फोन को कस के पकड़ लेना, क्योंकि आज की वीडियो में ना डर के मारे आपके हाथ से ना फोन छूट के गिर भी सकता है। रूम की लाइट्स ऑफ कर लेना। और धुकुर धुकुर वाली आंटी भाई आएगी, तो चलो दीदी वीडियो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो जी आज की जो कहानी है ना, वो हमारे साथ हमारी एक सब्सक्राइबर ने शेयर की है। तो ऑब्वियसली ये कहानी हमारी सब्सक्राइबर से ही रिलेटेड है। लेकिन इस कहानी में ना हमारी सब्सक्राइबर के अलावा भी एक और शख्स है जिसने की बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, और वो शख्स कोई और नहीं, हमारी सब्सक्राइबर की ही बहन है। तो चलो सबसे पहले परंपरा के हिसाब से ना दोनों बहनों का नामकरण कर देते हैं। तो जिन्होंने हमारे साथ ये कहानी शेयर की है ना, उनका नाम हम लोग वर्षा रख देते हैं, एंड उनकी बड़ी दीदी का नाम हम लोग मधु रख देते हैं। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज है जो हमें आप लोगों से क्लियर करनी है। पहली ये कि वर्षा एंड उनकी बड़ी बहन मधु, ये दोनों ना सगी बहनें नहीं है, बल्कि दे आर कजन सिस्टर्स, चचेरी बहनें हैं ये दोनों। एंड दूसरी बात ये ना कि वर्षा एंड मधु के बीच का जो एज डिफरेंस है ना, वो काफी ज्यादा है। आप कह सकते हो लगभग 18 साल का उम्र का गैप है दोनों बहनों के बीच में। चलो ये तो हो गई, अब हम लोग कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ना इनके परिवार की हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। तो वर्षा बताती है कि ये और इनका परिवार ना शुरू से ही उड़ीसा के एक छोटे से गांव का रहने वाला है। और इनके जो दादा परदादा हुआ करते थे ना, मतलब कि जो पूर्वज लोग हुआ करते थे, वो लोग उड़ीसा के ही राज परिवार के ना कुल गुरु और कुल पंडित भी रह चुके थे। तो अब आप इतने से ही समझ जाओ कि इनका परिवार शुरू से ही ना भक्ति में बहुत ज्यादा लीन रहा है। साथ ही साथ ये लोग ना देवी माता के बहुत ज्यादा भक्त भी थे। और अगर इनके दादा परदादा कुल गुरु रह चुके हैं, तो आप खुद समझ जाओ कि इनका परिवार कितना ज्यादा सुखी और संपन्न परिवार होगा। भगवान की दया से ना इन लोगों के घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। तो इनका जो जायदाद था और जो प्रॉपर्टी थी ना, वो काफी ज्यादा एरिया में फैली हुई थी। इनका जो घर है ना, पुश्तैनी घर, ये भी काफी ज्यादा बड़ा था। और घर के सामने ही ना काफी ज्यादा बड़ी खाली जगह भी इन लोगों के पास थी। तो इनके गांव में ना आज से तकरीबन 30-35 साल पहले की बात है, कोई भी स्कूल नहीं हुआ करता था। तो वर्षा के पापा एंड उनके बड़े भाई, मतलब कि मधु के पापा, दोनों भाइयों ने मिलकर के क्या डिसीजन लिया ना कि उस खाली जमीन को ऐसे ही खाली छोड़ने से बेहतर है ना कि एक स्कूल बना दिया जाए, मतलब कि एलिमेंट्री स्कूल, ताकि गांव में रह रहे बच्चे एटलीस्ट एजुकेट हो सके। एटलीस्ट ABCD तो सब बच्चों को आ सके और कोई भी ना अपना नाम लिखना सीख सके। तो उन लोगों ने ना वहां पर एक स्कूल बनवा दिया। वो जो एलिमेंट्री स्कूल था ना, वो उड़िया मीडियम स्कूल था। मतलब कि वहां पर जितने भी सब्जेक्ट्स होते थे ना, इंग्लिश के अलावे सारे उड़िया लैंग्वेज में ही होते थे। चलो ये तो हो गई उनकी फैमिली के बारे में बात। अभी तक आप लोगों ने जितनी कहानी सुनी, आप लोग क्या सोच रहे होगे, ओ माय गॉड कितना अच्छा परिवार है, इस परिवार में तो कभी कोई दुख हुआ ही नहीं होगा। लेकिन भाई ऐसा नहीं होता है। भगवान ना अगर आपको बहुत कुछ देता है ना, तो उसके बदले कुछ ना कुछ तो छीन भी लेता है। जिंदगी में ना कोई भी खुश नहीं होता है, सबके लाइफ में कोई ना कोई कमी तो होती ही है। वैसे ही कमी ना वर्षा के परिवार में भी थी। अच्छा, सबसे पहले आप जान लो कि वर्षा के पापा 2 भाई थे, जैसा कि हमने आपको बताया। पहले मधु के पापा और छोटे थे वर्षा के पापा। और इन दोनों भाइयों के बीच में भी ना काफी ज्यादा एज गैप थी। तो सबसे पहले शादी होती है मधु के पापा की। लेकिन शादी के बाद लगभग 10-12 साल बीत जाते हैं, फिर भी उन्हें कोई बच्चा नहीं होता है।
प्रॉपर्टी इतनी ज्यादा थी, जायदाद इतनी ज्यादा थी, लेकिन उसका वारिस अभी तक इस दुनिया में नहीं आया था। और अब तो ना उनके मम्मी पापा ने हार भी मान लिया था। उन्होंने मन ही मन मान भी लिया था ना कि वो लोग ताउम्र निसंतान रहेंगे। काफी पूजा पाठ उन्होंने करवाया, काफी मन्नतें भी उन लोगों ने मांगी, लेकिन कहते हैं ना कि भगवान के घर देर होती है अंधेर नहीं। शादी के 15 साल के बाद उनके घर ना एक छोटी सी बच्ची पैदा होती है, और उस बच्ची के पैदा होते ही ना उस घर में खुशी की लहर दौड़ उठती है, और वो लोग ना उस बच्ची को भगवान का आशीर्वाद समझ करके, भगवान का प्रसाद समझ करके अपना भी लेते हैं। और वही बच्ची थी मधु। मधु ना बचपन से ही घर की लाडली बच्ची थी। मधु ना एक ऐसी बच्ची थी ना कि जिसने अगर मुंह खोल लिया कि मुझे वो चाहिए, तो किसी भी कीमत में परिवार का हर एक सदस्य ना मधु की वो जिद या वो मांग करने के लिए हाथ पांव एक कर देता था। चलो, मधु का जो बचपन था ना वो बहुत अच्छे से बीता था। मधु भी जो अपने बचपन की पढ़ाई होती है, जो स्टार्टिंग की एजुकेशन होती है, एलिमेंट्री एजुकेशन होती है, उसी अपने उड़िया मीडियम स्कूल से करती है। लेकिन उस स्कूल में ना 5 के बाद आगे की क्लासेस नहीं थे। लेकिन जो मधु के पापा थे ना वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी 5वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दे, इसीलिए गांव में सबके अगेंस्ट जाकर के उन्होंने क्लास 6 से ही मधु को पढ़ने के लिए बाहर भेज दिया, हॉस्टल में। क्लास 6 के बाद से ही ना मधु हमेशा बाहर रही है। बस कभी कभार छुट्टियों में आती थी, घर के परिवार से मिलती थी और फिर पढ़ने के लिए चली जाती थी। तो आप कह सकते हो कि मधु ने ना अपनी लाइफ का बहुत ज्यादा लंबा समय बाहर परिवार के बिना रहकर ही बिताया था। जब मधु ने ग्रेजुएशन कर लिया ना तो वो वापस से अपने गाँव आ गई, और जब मधु गाँव आ गई ना तो अब परिवार वाले बहुत ज्यादा खुश भी हो गए थे। मधु शुरू से ही शहर में रही हो, लेकिन जो मधु की जड़ें थी ना वो आज भी गांव से जुड़ी हुई थी। जब मधु गांव आती है ना तो उसके परिवार ने क्या सोचा ना कि वो जो उड़िया मीडियम स्कूल था वो मधु के हवाले कर दिया जाए। उन्होंने मधु को उस स्कूल का डायरेक्टर बनवा दिया, और सारा कुछ अब वो स्कूल से रिलेटेड मधु के जिम्मे था। जब मधु अपनी पूरी पढ़ाई कंप्लीट करके वापस गांव आई, उस टाइम ना वर्षा की उम्र तकरीबन 5 साल थी, और वर्षा भी ना उसी स्कूल से अपनी प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट कर रही थी। और आप लोगों को एक बात बताए, मधु को ना बच्चों से बहुत ही ज्यादा लगाव था, इसलिए उसे ना बच्चों को पढ़ाने में बहुत ज्यादा मजा भी आता था। वो पूरे मन से बच्चों को पढ़ाती थी, और वो ना बच्चों को एक अलग ही अंदाज में पढ़ाया करती थी। मधु क्या करती थी ना, गाना गा गा के छोटे बच्चों को पढ़ाया करती थी। और इसके लिए उसने क्या किया था ना, अपने स्कूल के बगल में जो आम का एक पेड़ था उस पे झूला भी लगा रखा था, और सारे बच्चों को ना लाइन लाइन से उस झूले पे बैठा के झूला झूला कर पढ़ाया करती थी। वो क्या चाहती थी कि सारे बच्चे ना ऐसे ही हंसते खेलते पढ़ाई कर लिया करे। और शाम के टाइम भी ना मधु वर्षा को ना गांव के बच्चों के साथ खेलने जाने नहीं दिया करती थी। अब आप इसे ना बड़ी बहन का प्यार समझ लो, या फिर वो मधु को लेके ना कुछ ज्यादा ही प्रोटेक्टिव थी। वो शाम में चुपचाप से ना मधु को उसी झूले पे ले जाके बैठा के और प्यार से झुलाया करती थी। ऐसे ना मधु को गाने का भी ना बहुत ज्यादा शौक था। वो सारे गाने तो गाया करती थी, लेकिन स्पेशली वो अपनी छोटी बहन वर्षा के लिए ना एक स्पेशल सॉन्ग गाया करती थी, और वर्षा ने ना हमसे वो सॉन्ग भी शेयर किया है। आप 1 मिनट के लिए सबसे पहले ना उस गाने को सुन लो। 1 2 3 4 कोहा 1 क्लास कर करी 2 थेला दसाते 3 देखी हंसथिला बाकमा। आप लोगों ने ये सॉन्ग सुना ना, अब आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन तो जरूर आया होगा कि आखिर ये जो सॉन्ग है वो स्पेशली अपनी छोटी बहन वर्षा को ही क्यों सुनाती थी, बाकी और बच्चों को क्यों नहीं सुनाती थी, और शाम के टाइम भी वो वर्षा को हमेशा अपने पास रखती थी, बाकी गांव के बच्चों के साथ खेलने जाने नहीं दिया करती थी। सच बताए, मधु हमेशा से सिंगल चाइल्ड रही है, इसलिए वो अपने छोटे भाई बहन के लिए ना शुरू से बहुत ज्यादा क्रेव करती थी। और जैसे ही उसका बचपन आधा बीता, उसे अपने परिवार से दूर पढ़ाई करने के लिए बाहर जाना पड़ा, और जब तक वो वापस पढ़ाई करके अपने गांव आई ना, तब तक उसकी उम्र बहुत ज्यादा बड़ी हो गई थी। अब 1-2 साल में उसकी शादी भी हो जाती, इसलिए वो क्या चाहती थी ना कि अपना ज्यादा से ज्यादा जो टाइम है ना अपनी छोटी बहन वर्षा के साथ स्पेंड करे। और इसी बीच में क्या होता है, समय तो आगे निकल ही रहा होता है। उस स्कूल में ना एक लड़का आता है, चलो उसका नाम अब हम लोग ना माधव रख देते हैं। माधव ना उस स्कूल में प्यून का काम कर रहा होता है, और इसी बीच में क्या पता चलता है ना
कि मधु को माधव से प्यार हो जाता है। अब मधु और माधव ना एक दूसरे से काफी ज्यादा प्यार करने लगते हैं और खासकर मधु को माधव से ना कुछ ज्यादा ही अंधा वाला प्यार हो जाता है। अब धीरे धीरे सारा कुछ ना बहुत बढ़िया चल रहा था, समय भी आगे बीते जा रहा था। इसी बीच में मधु को क्या पता चलता है ना कि वो प्रेग्नेंट है। जैसे ही मधु को पता चलता है ना कि वो माधव के बच्चे की माँ बनने वाली है, सबसे पहले तो मधु बहुत ज्यादा डर जाती है, क्योंकि ये जो घटना है ना ये है तकरीबन 2003 की, और उस समय ना अगर एक कुंवारी लड़की माँ बन जाए तो समाज में उसका रहना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। सबसे पहले तो मधु के मन में ये आया कि माधव को जाकर के ये बात बतानी चाहिए। मधु दौड़ करके माधव के पास जाती है स्कूल में और माधव को सारी बातें बताती है। मधु ने ना एक्सपेक्ट नहीं किया था माधव का रिएक्शन, और जो माधव का रिएक्शन आया ना मधु के एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल ऑपोजिट आया। ये खबर सुनने के बाद माधव डरने के बदले ना खुशी होने लगा, उछल उछल कर चिल्लाने लगा और मधु को ना गले लगा लिया। उसने मधु को बोला कि मधु, तुम्हें पता भी नहीं है ना कि तुमने मुझे जिंदगी की कितनी बड़ी खुशी दी है। जैसे ही मधु ने माधव का वो रिएक्शन देखा ना, मधु का भी जो टेंशन था ना थोड़ा कम हो गया। अब मधु ने माधव को कहा कि माधव, तुम मेरे साथ हो ना, तो अब मुझे किसी चीज की कोई टेंशन नहीं है, मैं घर में बता दूंगी और मुझे पता है कि मेरे घर वाले ना हमारे रिश्ते के बारे में मान भी जाएंगे, क्योंकि आज तक घर वालों ने ना मेरी कोई बात भी नहीं टाली है और मेरी तो पूरी खुशी ही तुमसे और हमारे इस बच्चे से जुड़ी हुई है, तो भला वो लोग हमारी शादी कैसे नहीं करवाएंगे। और इतना कह के ही मधु दौड़ते दौड़ते सबसे पहले अपनी मम्मी के पास जाती है और अपनी मम्मी को जाके ना खुशी खुशी मधु ये बात बताती है। जैसे ही मधु की मम्मी ने ये खबर सुनी ना, उन्होंने सबसे पहले एक जोरदार तमाचा मधु के चेहरे पर दिया और उन्होंने मधु से कहा कि तुझे शर्म नहीं आती, ऐसी खबर तू मुझे खुशी खुशी बता रही है। मधु ने ना पूरा ट्राई किया अपनी मम्मी को समझाने के लिए, पर उसकी मम्मी मानने को रेडी नहीं थी। मधु की मम्मी ने ना ये बात घर के सारे सदस्य को बताई। घर वालों ने ना मधु को बहुत समझाने की कोशिश की। सबने मधु को ये समझाया कि ये लड़का हमारी जात बिरादरी का नहीं है, हमारे लेवल का नहीं है, तो हम लोग तुम्हारी शादी नहीं करवा सकते। अगर हमने तुम्हारी शादी इस लड़के से करवा दी ना तो गांव में हम लोग अपना सर उठा करके नहीं चल सकते। लेकिन फिर भी मधु ने सबको समझाया कि पापा, यहाँ पर बात हमारे प्यार की है, हमारे बच्चे की है, तो मैं ये बच्चा अबॉर्ट नहीं कर सकती। घर वालों ने ना फिर भी समझने की कोशिश भी नहीं की और वो लोग मधु को प्रेशराइज करने लगे, लेकिन मधु अभी भी राजी नहीं थी बच्चा हटाने के लिए। अब ना मधु और माधव ने प्लान बना लिया था कि वो लोग जल्द ही गांव छोड़ करके भाग जाएंगे, और ये जो प्लानिंग की खबर थी ना कहीं वर्षा के पापा मतलब कि मधु के चाचा के कान में पड़ चुकी थी। अगले दिन ना मधु के चाचा ने मतलब कि वर्षा के पापा ने मधु को बुलाया और बुला करके उसे समझाया कि देख बेटा, अगर तू घर छोड़ करके भागने की फिराक में है ना तो ये चीज अपने दिमाग से निकाल दे, क्योंकि इससे तेरी बदनामी तो होगी ही, साथ ही साथ हमारी बदनामी भी होगी, और ये जो तेरा बच्चा आने वाला है ना इसकी बदनामी भी होगी। तो तू टेंशन मत ले, मैं बड़े भाई साहब से बात करूंगा और मैं तुम दोनों की शादी करवाने की कोशिश करूंगा। वर्षा के पापा ने भी ना अपने बड़े भाई को काफी ज्यादा इंसिस्ट करने की कोशिश की कि समाज की बात को छोड़िए, बच्चों की खुशी के बात को ध्यान दीजिए, लेकिन फिर भी उनके बड़े भाई नहीं माने और उन्होंने मधु की शादी माधव के साथ करवाने के लिए साफ साफ मना कर दिया। अब मधु ने सोचा ना कि अगर ज्यादा दिन तक वो इस घर में रहेगी ना तो उसके बच्चे की जान को खतरा है, इसीलिए वो और माधव डिसाइड करते हैं ना कि जल्द से जल्द वो लोग घर छोड़ करके भागेंगे। लेकिन माधव ने क्या बोला ना कि मधु, मेरे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं है। तो मधु ने क्या कहा कि माधव तुम टेंशन मत लो, मेरे पास काफी ज्यादा गहने हैं, काफी ज्यादा कैश भी है, तो मैं सब कुछ लेकर के रात में स्कूल में ही आ जाऊंगी और उसके बाद हम लोग भाग जाएंगे। और जैसा कि उन लोगों ने प्लान किया था ना, प्लान के मुताबिक एक बहुत बड़े बैग में मधु ने ना ठूस ठूस कर कैश भर लिया और उसमें गहने वगैरह भी ले लिए, और रात के तकरीबन 1-1:30 बजे वो स्कूल में जाकर के माधव का वेट करने लगी। कुछ देर में माधव भी वहां आता है। जैसे ही माधव वहां आता है ना, मधु उसको लेकर के वहां से दौड़ के भागने लगती है, लेकिन माधव मधु का हाथ पकड़ करके उसे रोक देता है। और माधव क्या बोलता है ना कि मधु 10 मिनट रुक जाओ ना, 10 मिनट के बाद चलेंगे। मधु बोलती है क्यों, 10 मिनट रुकने की क्या जरूरत है, ये स्कूल हमारी प्रॉपर्टी है, मेरा घर सामने है, घर वाले हमें देख लेंगे ना तो इतना अच्छा मौका हाथ से निकल जाएगा। तो माधव देर नहीं करते हैं, फटाफट भागते हैं। लेकिन माधव क्या बोलता है ना कि मधु, यहीं से हमारी प्रेम कहानी शुरू हुई है, तो एक बार ना मुझे
मुझे बैठ करके सब कुछ रिकॉल करने दो, मैं वापस से ना उन चीजों को जीना चाहता हूँ। और उसके बाद वो मधु के साथ प्यारी प्यारी बातें करने लगा। उसके बाद उसने क्या किया, मधु के हाथ से वो बैग लिया, उसे साइड रखा और मधु के आंख में ना उससे पट्टी बांध दी। और पट्टी बांधने के बाद उसने कहा कि मधु तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, तुम ऊपर वाली बिल्डिंग पर चलो ना। मधु भी अंधे प्यार में पागल थी, वो माधव के साथ ऊपर बिल्डिंग में जाने लगी। लेकिन ऊपर वाली बिल्डिंग में पहुंच करके मधु ने जो देखा, मधु के साथ जो हुआ ना, आप लोग अपने बुरे से बुरे सपने में भी नहीं सोच सकते। माधव मधु को ऊपर ले जाके ये इंसिस्ट करने लगता है कि मधु एक बार तुम यहाँ पर लेट जाओ ना, हम तुम्हारे लिए ना बहुत ही बढ़िया सरप्राइज प्लान किए हैं। पर यहाँ पर ये बात सुन के मधु पैनिक होने लगती है। वो माधव को बोलती है कि यार माधव, तुम ये सारी चीजें क्या लगा के रखे हो, हम लोग को जल्दी से जल्दी ये गांव छोड़ के जाना है, हमारे पास समय काफी ज्यादा कम है। पर माधव के इंसिस्ट करने पे ना मधु जल्दी से वहां पर लेट जाती है। अभी तक ना मधु के आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी। इसी बीच में मधु को क्या फील होता है ना कि उसके दोनों पैर और दोनों हाथ किसी ने जकड़ लिए हैं। और अभी ना वो चिल्लाने की जैसी कोशिश करती है ना, वैसे ही माधव उसका मुंह दबा के अपने हाथों से बंद कर देता है और माधव उसके पेट के ऊपर बैठ जाता है और उसकी आंखों से बंधी हुई पट्टी को खोल देता है। जैसे ही मधु अपने सामने का नजारा देखती है ना, वो शॉक्ड हो जाती है। वो क्या देखती है कि माधव के साथ उसके और जो 4 दोस्त है ना वहां पर मौजूद है और चारों के चारों ना उसे बहुत ही गलत नजर से देख रहे थे। माधव मधु को हंस के ये कहता है कि तुझे सच में लगा था कि मैं तेरे साथ ये गांव छोड़ के जाऊंगा, तू बहुत ज्यादा बेवकूफ है। अब यहाँ पर मधु को ये तो समझ में आ गया था कि माधव के इरादे नेक नहीं है। बेचारी माधव के जाल में वो पूरी तरह से फंस चुकी थी। पर वो 5 लड़कों के सामने आखिर अकेले करती भी तो क्या करती। अब धीरे धीरे उन 5 लड़कों ने ना मधु के साथ सारी गंदी हरकतें की। सिर्फ उन्होंने गंदी हरकतें ही नहीं की, बाद में उन्होंने मधु का गला भी दबा दिया और वही कमरे में उन्होंने मधु को रस्सी के सहारे टांग भी दिया। अब आप लोगों को ये लग रहा होगा ना कि मधु के मरने के बाद ये किस्सा यहीं पर खत्म हो चुका है, लेकिन नहीं, उन लड़कों ने ना इस घटना को अंजाम देने के लिए प्रॉपर प्लानिंग करी थी। मधु के मरने के बाद उन्होंने मधु के अंडरवेयर में ना पैड लगा दिया था ताकि लोगों को क्या लगे ना कि मधु का मिसकैरेज हुआ है, जिसके कारण मधु को बहुत ज्यादा सदमा लगा है, इसलिए उसने ना ये कदम उठाया। इतना ही नहीं, वो जो जेवर और कैश से भरा हुआ बैग था ना, उन 5 लड़कों ने क्या किया कि केवल 30,000 रुपए उस बैग में छोड़े, बाकी सारे पैसे लेकर के वहां से रफा दफा हो गए। अब उस स्कूल की बिल्डिंग में मधु एंड उसके साथ एक बैग जिसमें कि 30,000 रुपए थे, बस वही था। ये सब चीज होने के बाद भी घर में किसी को कुछ खबर नहीं थी। आधे घंटे के बाद जो मधु का बॉयफ्रेंड माधव था ना, वो आता है और चिल्ला चिल्ला करके मधु के पैर को पकड़ के, क्योंकि मधु तो लटकी हुई थी ना, रोने लगता है। रात के अंधेरे में और रात के सन्नाटे में माधव के रोने की आवाज सुन करके मधु के सारे घर वाले निकलते हैं, क्योंकि घर से स्कूल की दूरी ज्यादा नहीं थी। जैसे आस पड़ोस में घर होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही थी। और जब वो लोग स्कूल में जाते हैं तो जा करके देखते हैं अपनी बेटी की बॉडी। उसके बाद माधव चिल्ला चिल्ला कर रो रहा था। रो रो कर वो ये बोल रहा था, अरे मधु तुमने ऐसा काम क्यों किया, थोड़ी देर मेरा वेट और कर लेती, मैं तो आ ही रहा था ना, हमारा बच्चा चला गया, फिर तुम चली गई। जब तुम दोनों को जाना ही था तो मुझे भी अपने साथ ले जाती, मैं अब तुम दोनों के बिना इस दुनिया में अकेले कैसे जीऊंगा। बेसिकली वो लड़का जो माधव था ना, वो ये प्रिटेंड करना चाह रहा था कि मधु ने जो भी कदम उठाया है ना, माधव को उस बारे में कुछ भी नहीं पता है। घर वालों ने देखा तो घर वालों को भी यही लगा कि मिसकैरेज के कारण मधु ने ऐसा कदम उठा लिया है। साथ ही साथ बैग में कैश पड़ा था, मतलब कि लड़के ने पैसे नहीं लिए हैं। उसके बाद मधु के पापा बहुत ज्यादा गुस्सा भी हो जाते हैं, गांव में उनका सर भी झुक जाता है। लेकिन आगे क्या होता है, उन्होंने मधु का पिंडदान किया या नहीं किया, उसको मुखाग्नि दी या नहीं दी, अपनी बेटी की इतनी बड़ी गलती माफ की या नहीं की, और साथ ही साथ क्या माधव इतनी आसानी से बच जाएगा, उसके चारों दोस्त इतनी आसानी से बच जाएंगे, क्या मधु वापस आती है अपना बदला लेने, खुद को इंसाफ दिलाने, साथ ही साथ अपने बच्चे को इंसाफ दिलाने। ये जानने के लिए आपको सेकंड पार्ट का वेट करना पड़ेगा और सेकंड पार्ट
जस्ट कल ही आ जाएगा। और अगर आप ये वीडियो लेट से देख रहे हो ना तो सेकंड पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो प्लीज मेक श्योर पूरी वीडियो देखना। आगे जो होने वाला है ना वो तो आप लोग लिटरली सोच भी नहीं सकते हो। तो दोस्तों आज की कहानी बस यही तक थी। आप बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो और हमारा फेस पहली बार देख रहे हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय।